जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि आप टीजीटी साइंस का भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कवर करा दीजिए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों वाईसीटी का प्रीवियस ईयर्स का सोल्ड पेपर। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग दोस्तों ट्री 3.0 में जो सवाल पूछे गए हैं टीजीटी साइंस में उसको हम लोग देखेंगे, ट्री 2.0 के सवालों को देखेंगे और ट्री 1.0 में जो सवाल बीपीएससी में पूछे गए उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसको भी हम लोग कवर कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाईसीटी का जो न्यू बुक मार्केट में आया है 4.0 और 5.0 को ध्यान में रखते हुए, तो वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन है 2mgi प्लस MnSO3 का होल ट्वाइस, और ये क्या बना है MgSO3 प्लस MnI4। अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ जो ये रिएक्शन दिया गया है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो उपर्युक्त अभिक्रिया में MgI2 व MgSO3 का होल ट्वाइस लवण के आयनों के विनिमय से MgSO3 तथा MnI का क्या हुआ है दोस्तों, निर्माण होता है। अतः यह दोहरा यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है Al2O3, MgO से रिएक्ट करके क्या बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसका यह एग्जाम्पल है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। तो एल्युमिनियम धातु का O2 उपस्थिति में अभिक्रिया तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO उपर्युक्त जल के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस बनाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, अतः यह एक क्या है, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है द जीनस पैंथरा इंक्लूड्स, पैंथरा जीनस में शामिल है, तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पैंथरा जीनस में कौन कौन सा शामिल है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पैंथरा जीनस में बिल्ली की 5 प्रजातियां शामिल होती हैं जिन्हें पैंथरा वंश कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन सा शामिल होता है, शेर शामिल होता है जिसे पैंथरा लियो कहा जाता है, बाघ शामिल होता है जिसे पैंथरा टाइग्रिस कहा जाता है, जगुआर या काला तेंदुआ शामिल होता है जिसे पैंथरा ओंका कहा जाता है, तेंदुआ शामिल होता है जिसे पैंथरा पार्डस कहा जाता है, और हिम तेंदुआ शामिल होता है इसे पैंथरा उसिया कहा जाता है। और सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो इसमें तो याद रखना है काला जो तेंदुआ होता है इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर है, तो ये कैसा होता है, तो यह होता है हैप्लॉइड यानी अगुणित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, यह युग्मक उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे युग्मकोभिद कहते हैं। इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है, इसको एम्फीबिया कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं लेकिन इन्हें यौन प्रजनन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है कि मेटा मेडिकली सेगमेंट बॉडी इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग फाइलम, मेटा मेडिकली खंड शरीर निम्नलिखित फाइलम में मौजूद होता है, तो ये किस में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो मेटा मेडिकली जो खंड है वो शरीर एनेलिडा में होता है, ऑर्थोपोडा में होता है तथा कॉर्डेटा संघ के यानी कॉर्डेटा फाइलम के जंतुओं में पाया जाता है। मेटा मेडिकली खंड शरीर का अर्थ होता है जो जंतु अपने
कोशिका विभाजन के द्वारा अपने जैसा समान कोशिका को विकसित करें। नेक्स्ट है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन। निम्नलिखित को छोड़कर प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसमें होता है, तो यह होता है माइकोप्लाज्मा में। तो अधिकांश प्रोकैरियोट्स में एक कोशिका भित्ति होती है जो प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के चारों ओर उपस्थित होती है, परंतु माइक्रो प्लाज्मा समूह के बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो माइक्रो प्लाज्मा समूह का जो बैक्टीरिया होता है उसके कोशिका झिल्ली के चारों ओर जो होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RER के नाम से जानते हैं, इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन। सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर देखा जाता है। तो यह अक्सर कहाँ पर देखा जाता है, तो यह प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण में यह देखा जाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। याद रखना है यह खुरदरा क्यों होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले फैक्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। किसी गुणसूत्र पर गैर रंचित द्वितीय संकुचन को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सैटेलाइट यानी उपग्रह कहा जाता है। तो गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीय संकुचन को जो एक छोटे खंड के रूप में प्राप्त होता है सैटेलाइट कहते हैं। ये डीएनए में अत्यधिक दोहराव वाले अनुक्रम होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि इन द मोनोकोटिलेडॉन द वैस्कुलर बंडल्स हैव नो। मोनोकोटाइलडॉन में संवहनीय बंडलों में नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें याद रखना है कैम्बियन नहीं पाया जाता है मोनोकोटिलेडॉन्स में। मोनोकोटाइलेडॉन्स में जो होता है वह कैम्बियन नहीं पाया जाता है संवहनीय बंडलों में यानी वैस्कुलर बंडल्स में। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं तो कोटाइलडॉन एक बीज पत्री वाला पौधा है। पहले ही बात तो आपको ये याद रखना है में संवहनीय बंडलों में सामान्यतः जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है। इसमें कैम्बियन नहीं पाया जाता है। द्विबीजपत्री में यह जाइलम फ्लोएम व कैम्बियन से बना होता है। एक बीजपत्री के कुछ उदाहरण कौन कौन सा, तो याद रखना है केला है, मक्का है और आर्किक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। तो कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें से संयोजी उत्तक नहीं है। ब्लड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो विभिन्न कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो एक साथ मिलकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और संरचनाओं को जोड़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। जैसे हड्डी हो गया, उपास्थि हो गया, रक्त स्नायु बंधन और वसीय उत्तक। ये जो है कैसा है, तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ये क्वेश्चन में नहीं होगा दोस्तों, पूछा यहाँ पर, यहाँ नहीं, आप लोग जो है सुधार कर। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक है। तो कार्टिलेज भी है, ब्लड भी है और स्किन, ये सभी के सभी जो है दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो अगर सवाल नहीं भी पूछा जाता तो इसका राइट आंसर अगर हम नहीं को हटा दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं में पूछा जा रहा था या कौन सा संयोजी उत्तक है ये पूछा जा रहा था। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर दोनों टिक आउट कर दिया। अगर संयोजी उत्तक पूछा जा रहा होगा तो इसमें कार्टिलेज, ब्लड और स्किन, ये तीनों के तीनों जो है कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अगर नहीं पूछा जा रहा तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट है कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड। प्रति मिनट वृक्कियों द्वारा बनने वाले निस्यंद की मात्रा कहलाती है। तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर यह कहलाता है। तो प्रति मिनट वृक्कियों यानी किडनी द्वारा बनने वाले निस्यंद यानी फिल्टर की मात्रा को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग
FR के नाम से जानते हैं। GFR एक परीक्षण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक कार का भीड़ भरी सड़क पर चलना इसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी गैर समान प्रति का, गति का, प्रति नहीं होगा, ये गति होगा, गति का क्या है दोस्तों? उदाहरण है। तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर किसी वाहन की गति असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली सड़क में अलग अलग परिस्थितियों में चलते हुए एक वाहन अलग अलग समय पर अलग अलग गति करता है। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। दूरी समय ग्राफ में कौन सा चर जो है वाई एक्स पर आलेखित किया जाता है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस को। तो दूरी समय ग्राफ में दूरी को सदैव जो है वाई एक्स पर तथा समय को एक्स एक्सिस पर निरूपित करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। ये डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया? टाइम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। स्थिति और समय दोनों उसमें शामिल हो। तो यहाँ पर आपको देखने से भी मालूम चल रहा होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT² जो है, इसमें स्थिति भी है और टाइम भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी सब में ये जो है दोस्तों वेग, एक्सेलरेशन और टाइम से रिलेशन दिया गया है। यहाँ स्थिति भी है, वेग भी है और एक्सेलरेशन भी यहाँ दिया गया है। लेकिन पूछा गया स्थिति और समय, तो स्थिति और समय यहाँ पर आपको केवल देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्किल। जब कोई पिंड एक वृत्त के अनुदिश स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कॉमन सवाल भी है, पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि कोई पिंड किसी एक वृत्त के अनुदिश स्थिर गति से यानी नियत गति से गति करता है तो पिंड में निरंतर वेग होगा परंतु त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। याद रखना है, पिंड में क्या होगा? निरंतर वेग होगा परंतु त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। तो इसमें बॉडी में हैज कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा, ये तो होगा, बिल्कुल सही है। एंड इसमें क्या होगा? देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ये होगा। ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। द SI यूनिट्स ऑफ फोर्स इज, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए। इजी सवाल है। डायमेंशन भी आपको याद रखना है कि बल का बीमा यहाँ पर गलत दिया गया है, बल का बीमा ये नहीं होता है। फोर्स इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को m से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? तो LT-2 से। तो MLT-2 जो होता है वो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है फोर्स का, याद रखना है। बल का SI MKS क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे हम लोग न्यूटन के फॉर्म में मतलब न्यूटन कहते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। और बल का CGI यूनिट क्या होता है? तो याद रखना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मास आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का रैखिक जो संवेग है 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यदि वस्तु का वेग इतना, तो इजी सवाल है ये। एक सेंटीमीटर में और मीटर में, तो सबसे पहले किसी, और हमारा जो आंसर यहाँ पर दिया गया है वो किस में दिया गया है? ये दिया गया है मिलीग्राम में, ठीक है। और यहाँ पर ये है ग्राम ग्राम ग्राम, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, यही रैखिक संवेग का फॉर्मूला। अब इसी से यहाँ पर बना दिया गया है, तो आप यहाँ पर रखकर आसानी से इसको निकाल सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 0.5 ग्राम, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइंस एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है? तो याद रखना किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी VVI कर लेंगे। तो दो ठोस पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम अवधारणा न्यूटन ने दी थी। जैसे पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य, यानी दो बॉडी होना चाहिए, दो मास सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे एक M1 हो गया, दूसरा M2 होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए।
दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल नहीं होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच भी लगता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी लगता है, और एनी टू बॉडी हैविंग मास, जिसके पास मास है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता जो है शक्ति कहलाता है। कार्य करने का दर क्या होता है, शक्ति कहलाता है। शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है शक्ति का। और बीमीय सूत्र भी याद रखना, इसका क्या होता है, ml²T-3, और SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। द फुटबॉल इज फॉलिंग, फुटबॉल गिर रहा है, ये गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है, यह सवाल पूछा गया है। फुटबॉल फर्श पे, तो ये तो स्टैटिक्स में है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। द फुटबॉल इज ऑन अ प्लेयर्स हैंड, जब कोई फुटबॉल जो है एक खिलाड़ी के हाथ में, तो ये भी, इसमें भी गति नहीं हो रहा, गति इसी में हो रहा फुटबॉल, जब फुटबॉल जो है गिर रहा है, यानी द फुटबॉल इज फॉलिंग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv²। If the linear momentum is increased by 50%, the kinetic energy will be, linear momentum को 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये आपसे, तो आपने अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये कितना होता है, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में p²/2m होता है। तो 50% अगर इंक्रीज करेंगे तो ये स्क्वायर से इंक्रीज करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो 50 + 50 + 50 × 50/100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना जाएगा, 125% से उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लो प्रेशर रीजन क्रिएट बाय द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी कंपल्सिल वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, रेयर फ्रैक्शन, यह कहलाता है, यानी हिंदी में इसे विरलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो किसी कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब वाला क्षेत्र विरलन तथा उच्च दाब वाला क्षेत्र संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन, यह कहलाता है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 कैन हियर अप टू, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे और कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनके कान निम्न आवृत्ति के प्रति कम संवेदनशील होते जाते हैं। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितना है, याद रखना है 20 से 20,000 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एयर वाइब्रेट इन द रेस्पॉन्स टू साउंड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कान की जो झिल्ली है वो क्या कार्य करता है, जब बाहरी स्रोत से जो कोई ध्वनि आता है तो वो क्या करता है, रिएक्शन वो देता है। कौन सा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कान की झिल्ली। तो कान की झिल्ली यानी पर्दा कान का वह हिस्सा है जो ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया में कंपन करता है। यह कंपन मध्य कान की हड्डी को हिलाते हैं जो आंतरिक कान तक कंपन भेजती है। नेक्स्ट है, वायंस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, उत्प्लावन बल को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम लोग थ्रस्ट फोर्स यानी जोड़ बल के भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो किसी तरल जैसे द्रव या गैस में आर्थिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे उछाल यानी थ्रस्ट फोर्स या जोड़ बल भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और तथा जिनको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, धातु, वायु, मिट्टी, जल आदि। बिजली कृत्रिम संसाधन है, न कि प्राकृतिक। विच टाइप ऑफ मानसून इज मोस्टली सीन इन इंडिया, भारत में किस प्रकार का मानसून सर्वाधिक देखा जाता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सभी को मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। कब आता है, जून से सितंबर तक इसका कार्यकाल है, याद रखना है। दिस डिक्रीज ऑफ ओजोन लेयर हैज बीन लिंक्ड टू द यूज ऑफ, ओजोन परत की यह कमी किसके उपयोग से जुड़ी है, तो याद रखना है यह कमी किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है मोर देन वन ऑफ द एबव से।
कौन कौन सा इसके लिए ओजोन परत के क्षरण के लिए, तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में HCFC, तथा फ्रियोन व अग्निशासन यंत्र, अग्निशामन होगा, शासन नहीं होगा, अग्निशामन यंत्र में पाई जाने वाली गैसों के उपयोग से हो रही है ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर याद रखना है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए लाया गया था, तो याद रखना है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमोस्फेयर एज CO2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन जो है CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है। राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, तो मोर देन वन ऑफ द। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। कॉमन GS में भी जो पेपर पूछा जाता है साइंस से रिलेटेड, अगर कुछ सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से जो है दोस्तों जो मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि अच्छा यहाँ पर सवाल दिया गया। तो जीवों के श्वसन प्रक्रिया में तथा अपघटकों की यानी क्षयग्रस्त जीव जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, के माध्यम से CO2 गैस को पुनः वायुमंडल में लौटा दिया जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के CO2 गैस को क्या होता है, अवशोषण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, इसको भी VBI कर लें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सब में से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये सभी प्रबल अम्ल हैं। इनमें से HCl सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है, याद रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, तो सारे के सारे प्रबल जो हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन निम्नलिखित में से अगर पूछा जाता कि इन सभी में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है HCl होता। ठीक है, लेकिन अगर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, एक प्रबल में का बात कर रहा था, यहाँ सारे के सारे जो हैं CH3COOH हो, HCl H2SO4 हो, ये सभी के सभी जो हैं प्रबल अम्ल हैं। A neutral solution contain, एक उदासीन होगा, उदासीन विलयन में शामिल होता है, तो उदासीन विलयन में क्या शामिल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन। तो एक उदासीन विलयन में H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रता लगभग समान होती है। अम्लीय विलयन में H+ ज्यादा होगा और क्षारीय विलयन में OH- ज्यादा होगा। द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, ऑक्सीजन की प्राप्ति को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, याद रखेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, तथा जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसे अपचयन यानी रिडक्शन कहते हैं, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, घंटी बनाने के लिए धातुओं के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो सोनोरसनेस का यानी मधुरता का उपयोग करते हैं घंटी बनाने में हम लोग धातुओं का। ठीक है, तो धातुओं के सोनरस यानी ध्वनिक गुण के कारण इनका प्रयोग सामान्यतः घंटियां बनाने में करते हैं। इनसे मधुर जो है ध्वनि निकलती है जो कानों को प्रिय लगती है। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम्स ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, तो कार्बन के 2 परमाणु किस में होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो मेथेन में तो एक ही होता है, प्रोपेन में 3 होता है और एथेन में क्या होता है, 2 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। यानी अल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखा जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C2H6 जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि द बी स्टिंग कंटेंस विच कार्बोजेलिक एसिड, मधुमक्खी के डंक में कौन सा कार्बोजेलिक अम्ल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक एसिड पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है
और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, याद रखेंगे। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रपोज्ड बाय, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा। मतलब जितना भी सवाल है दोस्तों, ये सवाल जो है आप अगर 9th और 10th तक एनसीईआरटी यानी 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सवाल वहीं से आ रहे हैं दोस्तों। आप उठाकर देखिए, ये सब जो सवाल दिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस ही सवाल दिए गए हैं, तो एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना है। हालांकि जब एग्जाम आता है दोस्तों तो मैं एनसीईआरटी का भी जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर जरूर आऊँगा, जो आपकी तैयारी में क्या करेगा दोस्तों, जान डाल देगा। तो अष्टक का नियम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था। यह तत्वों को वर्गीकृत करने का एक नियम है जिसमें प्रत्येक 8वां तत्व पहले से अपने से पहले यानी 1वां तत्व के समान होता है। यानी जैसे संगीत में क्या होता है, सा रे ग म प ध नि सा, फिर सा आया, इसी नियम पर है ये अष्टक का नियम, जो कि न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। इसी क्रम में जोहन डोबराइनर का त्रिक नियम तथा दिमित्री मेंडलीव का आवर्त नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो सबसे पहली बात तो ये सोडियम ऑक्सीजन, तो ये होगा नहीं, राइट आंसर हो जाएगा सी। समूह 17 में कौन आता है? तो जो जितना भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है 17 ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, न कि 17 ग्रुप का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित 17वें समूह में को हैलोजन फैमिली कहा जाता है। इस समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटिन तत्व शामिल है, जिनमें सबसे क्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस ड्यू टू इट्स एक्टिविटी एज इट। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गतिविधि के कारण एक ग्रीन हाउस गैस है, तो याद रखना है किसके कारण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। ऐसी घटक यानी गैसों जो वातावरण के ताप, प्रकाश या गर्म धाराओं को अवशोषित करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के ही जाती है, ग्रीन हाउस गैस कही जाती होना चाहिए यहाँ पर। जैसे CH4 हो गया, CO2 हो गया, भाप हो गया, N2 हो गया, ओजोन गैस हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर टू द ह्यूमन हेल्थ? मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत का निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्किन कैंसर हो सकता है। तो ओजोन परत क्षरण के कारण पृथ्वी पर UV विकिरण की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होने वाला क्या है? रोग है। द बायोरेमेडिएशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूजेज ऑफ प्लांट टू डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स इज, प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधे के उपयोग से जुड़ी बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया है। तो बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा सी। ये क्या है? तो फाइटो रेमेडिएशन, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो वायु में प्रदूषकों को कम करने तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वायु प्रदूषकों को कम करने वाले पौधों जैसे वासे का प्रयोग करके ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले अ मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ ADP इनटू ATP मॉलिक्यूल्स? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडारण और ADP को ATP अणुओं में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो यह फास्फोरस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो खनिज ऊर्जा भंडार और ATP अणुओं में स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका फास्फोरस निभाता है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान फास्फेट मिलाने से ADP लगातार ATP में परिवर्तित होता है। ATP ADP की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा वहन करता है। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रो, केंचुआ श्वसन करते हैं, तो याद रखना है स्किन के द्वारा करते हैं। ये कॉमन भी सवाल है, आ भी चुका है, याद रखेंगे। तो केंचुओं में श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से होती है, श्वसन जो है त्वचा के माध्यम से होती है। इस प्रकार के श्वसन को त्वचीय श्वसन कहा जाता है। इनकी त्वचा पतली, पारदर्शी, नम और रक्त कोशिकाओं से भरपूर होती है। केंचुओं को किसान का मित्र कहते हैं तथा इसके पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुओं से एक प्रकार की जैविक खाद प्राप्त होती है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल? इंपॉर्टेंट है, लंग्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से बाएं वेंट्रिकल
वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। तो ये कौन ले जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुसीय जो ध्वनि है वो क्या कार्य करता है। तो दाएं जो वेंट्रिकल है, ये आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पूछा जा रहा है दाएं वेंट्रिकल, तो दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है पल्मोनरी आर्टरी। तो फुफ्फुसीय ध्वनि दाएं वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, हृदय से फेफड़ों में। जबकि फुफ्फुसीय शिरा से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त को फेफड़ों से हृदय में भेजते हैं। यह हृदय के बाएं अलिंद में रक्त को क्या करता है, पहुंचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा इन एक्सक्रीशन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है। रंध्र का कार्य क्या नहीं है, यह सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर होगा। तो स्टोमाटा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान भी जल वाष्प रंध्र से होकर बाहर निकलती है। रंध्र पत्ती की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। रंध्रों से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण और ऑक्सीजन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वैच्छिक कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। श्वसन स्वैच्छिक कार्य नहीं है, याद रखना। दिल का भी धड़कना ऐसा नहीं है कि दिल का हम रोक सकते हैं उसका धड़कना, वो धड़कता ही रहेगा। मूत्र निर्माण ऐसा नहीं है कि हम मूत्र का जो है निर्माण इसको रोक सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा आप समझिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ऐसे कार्य जो एक निश्चित सीमा तक होती हैं ऐच्छिक या स्वैच्छिक कार्य कहलाते हैं, जैसे खाना पीना, निगलना, शौच, मूत्र त्याग आदि। जबकि कुछ ऐसे कार्य हैं जो अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं होते हैं, अनैच्छिक कार्य कहलाते हैं, जैसे सांस लेना, पाचन, दिल की धड़कन, आंखों की सजगता, छींक, मूत्र निर्माण आदि। वेजिटेटिव प्रोपागेशन फाउंड इन, वानस्पतिक प्रसार पाया गया है। तो किस में पाया गया, तो ये याद रखना है ब्रायोफिलम में। देखिए ये सब सारे के सारे एनसीईआरटी से लिया गया है सवाल, तो अच्छे से कवर करना है। ये फिलहाल मैं इसको वीवीआई कर दे रहा हूँ ब्रायोफिलम को। वनस्पतिक प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे तने, जड़ों और पत्तियों से प्रजनन करते हैं। यह पौधे में देखा जाने वाला अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है वानस्पतिक प्रसार, ब्रायोफिलम, जिसे हम लोग पत्थर कुची के भी नाम से जानते हैं। बेगोनिया, पर्णवृंत यानी पेटियोल तथा कैलेंकोई पौधों में पाया जाता है। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटेन बाय, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कब लिखा गया है, तो याद रखना 1859। तो स्टेट में भी ये सवाल आया हुआ था, याद कीजिए, मैंने कराया रखा है इसको। ये सभी की सभी जो हैं एनसीईआरटी से सवाल पूछे गए हैं। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड एंड द यूरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम। जब चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी डबल, यानी दोगुना हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि जब चालक की लंबाई दोगुनी, तो लंबाई जब दोगुना हो जाएगा, अनुप्रस्थ जो काट है यानी क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो सेम रहेगा, यानी ये सेम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर लंबाई दुगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी इसका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो विल भी क्या हो जाएगा, डबल, इसका राइट आंसर होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू बल्ब्स रेट। कितना है ये, 40 वाट का है, एक 220 वोल्ट का है, एंड 60 वाट का है और 220 वोल्ट का है। तो आपसे बोल रहा है कि दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, भी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अब इसी से इसको बनाना है, तो यहाँ पे भी हमारा दिया गया है, यहाँ वाट दिया गया है, ठीक है। तो आप वाट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आर बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बाई आई होता है। ठीक है, क्या होता है, भी स्क्वायर बाई आई होता है। तो वहीं से ये जो है दोस्तों ये बनेगा। ठीक है, सॉरी, भी स्क्वायर बाई क्या होता है, पी होता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं
भी स्क्वायर बाई क्या होता है, ये पी होता है। अब यहाँ पर इसको रख देंगे, भी हमारा क्या दे रहा है, पहले में भी है हमारा 2 और 2 पी हमारा क्या है 40 है, रख दिया, रेशियो यहाँ पे ले लेंगे। फिर दूसरे में है क्या हमारा, तो 2 तो ये तो ख़त्म हो गया, तो सिंपल क्या है, यहाँ पर 60 आएगा तो 60 इधर चला जाएगा और 40 इधर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखांति प्रतिच्छेद करती है, तो ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, याद रखना है। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, राइट आंसर हो जाएगा ई। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद पाथ का निर्माण करती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे तार से प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग। सारे के सारे जो है दोस्तों एनसीईआरटी से सवाल, फ्लेमिंग का नियम हो, ये सब नियम आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ के जाइए, एक भी सवाल आपको वहां पर नहीं छूटेगा। तो राइट हैंड थंब रूल यह कहलाता है। अब इसमें क्या है, राइट हैंड थंब रूल में क्या कहलाता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे तार में प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ अंगूठा नियम जो है प्रयोग होता है। लेंज नियम जो है प्रेरित धारा ज्ञात होता है, लेंज नियम से याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल द मेटल डिटेक्टर्स आर बेस्ड, मेटल डिटेक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह आधारित होता है मेटल डिटेक्टर। तो 1881 में सर्वप्रथम पहला मेटल डिटेक्टर ग्राहम बेल ने बनाया था। मेटल डिटेक्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो उपकरण एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो किसी मेटल के संपर्क में आते ही बीप ध्वनि करते हैं। ऑन विच टाइप ऑफ मिरर्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, किस प्रकार के दर्पण में परावर्तन का नियम जो है लागू है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो परावर्तन का जो नियम है समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी और कॉनकेव मिरर, तीनों में यह लागू है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अतल दर्पण व चिकनी सतह के लिए परावर्तन के नियम क्या है, मान्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव यानी अवतल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवि बनती है। तो अवतल लेंस में किस प्रकार का छवि बनेगा तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दोस्तों सदैव सीधा, याद रखना है आपको, वस्तु से छोटा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है, यानी वर्चुअल इमेज ये बनाता है। नियर साइटनेस इज टर्म एट, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो यह दूरदृष्टि दोष होता है, उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसे हम लोग जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन में इंक्रीज इन द चेंज, वनों की कटाई में से किसकी संभावना बढ़ सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। लगातार भूस्खलन हो सकता है, सतही मिट्टी का क्षरण होता है, रेनफॉल तो नहीं होगा वनों की कटाई से, तो ए और बी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट एंड वन रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया, इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल सही है, ये तो सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इसकी शुरुआत की थी, सही है। यह वन संरक्षण के लिए एक आंदोलन था, ये भी सही है, राइट आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पे चलाया गया था, तो उत्तराखंड में चलाया गया था चिपको आंदोलन, इसके नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है बायोगैस इज कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट, बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है, क्यों माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि मीथेन का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। राख पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। डिकम्पोजेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाता है, बिल्कुल सही। तो बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है
जो भोजन के अवशेष और पशु अवशेष जैसे कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर आदि के विघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत यह जलने के पश्चात राख जैसे कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है। बायोगैस में विघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है कि द एनर्जी प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स फ्रॉम, परमाणु प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखना है यह प्राप्त होता है न्यूक्लियर फिशन से यानी परमाणु विखंडन से। तो परमाणु के नाभिकीय विखंडन से परमाणु प्रतिक्रिया के रूप में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भारी जल का प्रयोग न्यूट्रिनो की गति मंद करने के लिए इसे मंदक के रूप में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी उभयलिंग पौधा है। याद रखना है पहला तो सवाल यही बन जाता है। सफेद शहतूत, पपीता, तरबूज ये सभी के सभी बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो उभयलिंगी पौधा कौन सा है, तो याद रखना है गुलाब है, लिली है, सरसों है, टमाटर है, बैगन है, आम है, सूरजमुखी है, कोहड़ा है, खीरा है, गुड़हल है आदि उपयुक्त विकल्प में। जबकि पपीता, सफेद शहतूत, तरबूज एक लिंगी पौधा है न कि उभयलिंगी। अब उभयलिंगी पौधा क्या होता है, तो ऐसे पौधे जिनके पुष्प में नर व मादा दोनों भाग एक साथ उपस्थित होते हैं तथा स्वपरागन और क्रॉस प्रजनन करते हैं, उभयलिंगी पौधे कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, ये सब याद रखेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिग 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इन कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स, वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन सा बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व, तो आपने पढ़ा होगा NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका परफेक्ट आंसर होगा। फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग, गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ईंधन में करते हैं, दवा बनाने में भी करते हैं, मैन्योर बनाने में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रेट ऑफ इवापोरेशन, वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, आसपास की हवा की आर्द्रता के सीधे आनुपातिक होता है वाष्पीकरण की दर। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो किसी भी तरल पदार्थ की वाष्पीकरण की दर आसपास की हवा की आर्द्रता यानी वातावरण की आर्द्रता के क्या होता है, सीधे आनुपातिक होता है। फॉलोइंग इज द स्टीम स्टेट ऑफ वाटर, जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है, तो याद रखना है गैसियस है। तो जल अपने तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ ठोस अवस्था, जल द्रव अवस्था तथा जल की वाष्प या वाष्प गैसीय अवस्था में पाया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इन एन इंडिकेशन ऑफ, किसी ठोस का गलनांक किसका संकेतक है। राइट आंसर इसका क्या दे रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, इसके कण के बीच आकर्षण बल की ताकत का यह क्या है दोस्तों, इंडिकेशन है। तो किसी भी ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होता है उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल यानी वंडरवाल बल उतना ही अधिक होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ का गलनांक उस पदार्थ के अणुओं की ओर क्या करता है, संकेत करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, तो बर्फ जो है कितना, राइट आंसर हो जाएगा डी, मोर देन 1 ऑफ द एबव। तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस होता है 0 डिग्री पे बर्फ जो होता है मेल्ट भी करता है, ठीक है, और क्या होता है, जमता भी है, फ्रीज भी होता है। और अगर हम देखें तो 273 भी जो है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ये दोनों बराबर ही होता है। केल्विन में 273 होता है 0 डिग्री सेल्सियस का मान, तो ये दोनों के दोनों इसके क्या है, करेक्ट आंसर है। और 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 पर क्या होता है, जल का क्वथनांक दिया गया। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या रहता है, तो उसका तापमान जो रहता है दोस्तों रिमेन्स द सेम यानी वही रहता है। तो जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान सदैव स्थिर रहता है तथा समय प्रयुक्त ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो पदार्थ का उसे गलने में अपनी कुल ऊष्मा खर्च कर देती है। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। तो यह जो है दोस्तों, यह प्रकीर्णन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है टिंडल इफेक्ट कहलाता है। सारे NCERT से सवाल लिए गए हैं दोस्तों। इधर उधर जो है दोस्तों कोचिंग के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इतना उतना प्रैक्टिस जितना लोग कराता है उतना नहीं करना है। 12-12 घंटा के मैंने देखा है कि लोग है मैराथन करा रहे हैं, पूरा 24 घंटा महायज्ञ करा रहे हैं,
एक से एक कोचिंग वाले जो हैं दोस्तों, एक से एक महायज्ञ कराते रहते हैं एग्जाम के समय। आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के बस छोटे नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस ईयर्स को कर लीजिए, मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट है उसको कवर कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ देता हूं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि आप देखिए ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट कहाँ पड़े, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में। ये सब जो सवाल है ये कहाँ से पूछे गए हैं, ये सब जो सवाल है दोस्तों सारे एनसीईआरटी के हैं। तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से कवर करना है। 6 to 10 का जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं रुकेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। जब कोई प्रकाश किसी कोलाइडल विलयन में डाला जाता है तो उसका प्रकाश प्रकीर्णित होकर एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण करता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटी टेक प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। मोमबत्ती जलाने के दौरान निम्नलिखित गतिविधि होती है। तो मोमबत्ती जब जलता है दोस्तों तो कौन कौन सा गतिविधि होता है, तो जलता है रासायनिक अभिक्रिया का यह उदाहरण है, यानी केमिकल प्रोसेस का। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके जलने से प्रकाश व जलना, और जब गलना बोले, मोमबत्ती का गलना तो भौतिक है, लेकिन जलना बोले तो रासायनिक है। याद रखेंगे, जलने से प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता है? तरल अवस्था में नहीं होता, ये सवाल आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ ब्रोमीन इसका दे रहा है आंसर। ब्रोमीन और पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता है, तो नहीं पूछा जा रहा, तो ये तो होता है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर मुझे लगता है कि मिस्टेक दिया गया है। सीजियम और गैलियम इसका आंसर होना चाहिए, जबकि सीजियम और गैलियम कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। यहाँ सुधार कर लीजिए। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन नॉन मेटल है, यानी अधातु है, और यह वो अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ये सवाल याद रखना है। लेकिन धातु पूछा जाए कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सा है, तो याद रखना है पारा है। ब्रोमीन एक अधातु है, एक गहरे भूरे रंग का तरल होता है, इसकी गंध तीव्र होती है, यह बहुत जहरीला होता है और त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, देखिए कितना इजी सवाल। एटॉमिक मास पूछा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो कितना होता है? 8 होता है। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, सल्फर की परमाणुता कहलाती है, तो एटॉमिसिटी इसका क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द एबव। तो सल्फर की जो सल्फर सामान्यतः अपने अपरूप 58 के रूप में पाया जाता है, जिसमें सल्फर की परमाणुकता 8 होती है। सल्फर की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, याद रखना है। और परमाणुकता एटॉमिसिटी कितना होता है? 8 होता है। अतः यह ऑक्सीजन परिवार यानी 16वें समूह का दूसरा सदस्य है। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of metal is written. जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, कैसा लिखा जाता है? तो फर्स्ट लिखा जाता है। तो ये दिया गया है। तो द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है, तो न्यूट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है मोर देन वन ऑफ द एबव किसके बराबर होता है? ये देख लेते। तो किसी तत्व के, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये भी इसको कर लेंगे। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग क्या होता है? नगण्य होता है। नभन्य होगा, ये होगा नगण्य। 80 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन, 80 ग्राम हीलियम में शामिल है, राइट आंसर हो जाएगा 20 मोल्स। मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। हीलियम का अनुवार कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 4, और जब इसको 4 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 20, तो 20 मोल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन और टू द लॉ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा FeO। क्यों होता है? क्योंकि F का जो क्या होता है? 2 होता है, एक प्लस होता है, एक +3 होता है, +2 होता है, +3 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? एक -2 होता है। सॉरी, यहाँ उल्टा। ये +3 होता है आयरन का, और +4 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। तो जब भी होगा या तो ये क्या बनेगा? 2 3 का बनेगा,
और क्या बन सकता है, 2,4 का यह बन सकता है, इसके अलावा यह नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कुछ नॉन स्टैकियोमेट्रिक यौगिक के नमूनों के बीच तत्वों की अलग अलग संरचना होती है जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करती। जैसे आयरन ऑक्साइड में एफी यानी आयरन और ऑक्सीजन तत्वों के अणुओं का अनुपात 0.83 से 0.95 होता है, अर्थात भिन्न स्रोतों से प्राप्त यौगिकों की संरचना में तत्वों का संगठन भिन्न भिन्न होना स्थिर अनुपात नियम का अपवाद माना जाता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल बता रहा था, थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। आयरन और जो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ये दो कंपाउंड बन सकता है, Fe2O3 या बन सकता है ये Fe3O4, ये दो कंपाउंड बनता है, FeO नहीं बनता है। सिंपल भाषा में आप याद रखिए इसको। फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोटोप। आइसोटोप की विशेषता क्या है? तो आइसोटोप किसको कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो आइसोटोप किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आइसोटोप कहा जाता है कि सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण को क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो है, इसमें परमाणु संख्या समान है दोनों का, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है दोनों का भिन्न है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार। आइसोबार कौन सा है? तो आइसोबार कहने का अर्थ क्या है कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? सेम होगा। तो द्रव्यमान संख्या कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे 40 ये सेम है, राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसका जो परमाणु संख्या है वो भिन्न होगा, राइट आंसर होगा ये। आगे बढ़ते हैं और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को अपघटक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है? तो अपघटक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपघटक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, बिजली या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान करने से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है तथा विस्थापन अभिक्रिया में कुछ घटकों का विस्थापन होता है। अतः थर्मल अपघटन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, जो ऊष्मा दर पर संपन्न होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों बीपीएससी 3.0 में टीजीटी साइंस से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था उसको हम लोगों ने एक एक कर डिटेल में देखा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।